तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया था। जब भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है वहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं हम किसी बॉडी पे जो रखी हुई है किसी सरफेस के ऊपर, अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एडजस्ट करेगा। और एक्सटर्नल फोर्स अगर एक वैल्यू पे पहुंच गया, लिमिटिंग वैल्यू पे, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया तो रिलेटिव मोशन वहाँ पे हो जाएगा। और एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया हो उसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स लगता है फ्रिक्शन का दो बॉडी के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भाई कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी ए है और ये एक सरफेस है, यहाँ पे ऐसे करके ये एक सरफेस है। तो भाई इस बॉडी ए के पास एक वेलोसिटी आ गई v, और सरफेस जो है ये रेस्ट पे है, सरफेस एट रेस्ट, इसको मैं b बोल देता हूँ। तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है या फिर उन दो बॉडी के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, इसको मैं एफ के से डिनोट कर देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन को। इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू के इंटू एन। तो भाई म्यू के इंटू एन हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन। तो भाई म्यू के जो है यहाँ पे एन जो है सिंपली नॉर्मल रिएक्शन है। अगर बॉडी ए रखी हुई है बॉडी बी के ऊपर, सरफेस बी के ऊपर, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी एन, तो वो एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। और म्यू के जो है इसे हम बोलते हैं, म्यू के को हम बोलते हैं, म्यू के इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और म्यू के याद रखना, जो म्यू के होता है वो हमेशा लेस होता है म्यू एस से, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से हमेशा कम होता है। जो म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों, जो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है, म्यू के डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। यानी कि अगर दोनों सरफेस जो हैं स्मूथ हैं तो म्यू के की वैल्यू बहुत कम होगी, और अगर दोनों सरफेस रफ हैं तो म्यू के की वैल्यू ज़्यादा होगी। और दूसरा, मटेरियल ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है म्यू के जो है डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है म्यू के, और इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। अगर वुड है उसके लिए अलग होगी, स्टील है उसके लिए अलग होगी, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी म्यू के की। और ध्यान रखना, एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और ये जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है फ्रिक्शन की। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। बस इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए जो शर्त है वो ये है कि जो दो बॉडी है उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, यानी कि आपको एक बार समझाता हूँ क्या होता है। मान लो बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, उसके ऊपर बॉडी ए मूव कर रही है, अगर बी जो है स्टेशनरी है और ए मूव कर रही है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो दोस्तों इसमें ए की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी है 0, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये हो जाएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 0। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन है आगे की ओर। तो दोस्तों, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी जो है
या फिर रिलेटिव स्पीड जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू लेस आती है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड से लेस होगी, तो उस केस में जो है काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी बिटवीन टू सरफेसेस, जो दो सरफेस है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर लेस आई तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो भाई ध्यान रखना, एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू जो है यहाँ पे म्यू के वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, और जो मटेरियल है दो सरफेसेस के जो कांटेक्ट में आ रहे थे उनके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। म्यू के जो है डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया। तो भाई कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो एक रेक्टेंगुलर स्लैब मैंने लिया, एक बार उसको रेक्टेंगुलर स्लैब है तो एक बार उसको आप ज़्यादा एरिया वाली साइड से रख दो किसी सरफेस पे, तो उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन सेम लगेगा अगर आप कम एरिया वाले साइड से रख दो उस स्लैब को किसी सरफेस के ऊपर। कहने का मतलब ये है, मान लो ये कोई एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब। तो दोस्तों ये कोई एक रेक्टेंगुलर स्लैब मैंने बना दिया यहाँ पे। अगर ये जो इसका एरिया दिख रहा है ये वाला, इस एरिया से अगर आप इसे रख रहे हो किसी सरफेस के ऊपर तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो सेम आएगा। अगर आप इस स्लैब को वर्टिकली खड़ा कर दो और ये वाला एरिया कांटेक्ट में आए तो काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि कोई से भी फेस की तरफ से आप रखो किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होने वाली है म्यू के इंटू एन। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको मैं बताता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे ये बताता हूँ। तो भाई मान लो ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। यहाँ पे बी जो है सरफेस है ये वाला, और ए इसके ऊपर रखा हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ ए जो है 5 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ बी जो है 0 है। अगर बी की वेलोसिटी जो है 0 है यहाँ पे, तो भाई वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों अगर हम जो मैंने आपको अभी बताया था, ये एक बॉडी है ए, इसको मैंने किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर यहाँ को है वी ए इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, यानी कि बी जो है वो रेस्ट पे है। तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगी 6 माइनस 0 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये जो आ रही है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो भाई अगर ए और बी तो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं और आपको ए पे लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जो बी की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर लगेगा, अगर ये बॉडी ए है
इस पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर। तो ध्यान रखना जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसकी अपोजिट लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के वो उल्टा लग रहा होगा ए पे, जो है रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ को है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ध्यान रखना। और सरफेस बी जो है, बी सरफेस ये है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी कि 0 माइनस 6 यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है -6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है बी की ए के रिस्पेक्ट में वो -x डायरेक्शन की ओर है, ये है -x डायरेक्शन यहाँ की ओर है। तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस इंटरफेस पे बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो +x डायरेक्शन की ओर होगा। ध्यान रखना जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो और रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और किसी भी बॉडी पे दूसरी बॉडी की वजह से डायरेक्शन निकालनी है काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो कुछ नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो उस बॉडी की दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, और उस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ की ओर थी -x डायरेक्शन की ओर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे की ओर लगेगा। और जो बॉडी ए थी, बॉडी ए पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आगे की ओर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ रही थी उल्टा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन ए पे जो लग रहा था वो -x डायरेक्शन में लग रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का। और जो है ध्यान रखना काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ सरफेसेस ये एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पहली बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर +x डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी बॉडी पे वो -x डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ये दोनों। तो भाई ये चीज़ ध्यान देना है। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि फंडा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो भाई मान लो ये एक बॉडी है ए और ये मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से आगे की ओर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। और एक बी बॉडी है ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है पीछे की ओर। तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ दोनों बॉडीज़ पे। तो ध्यान रखना हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो दोस्तों म्यू के जो है यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू पेयर ऑफ सरफेसेस, ये दिया होगा क्वेश्चन में। एन जो है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, एन है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर बी बॉडी जो है उसके ऊपर ए बॉडी रखी हुई है, बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर रखी हुई है, तो बी ए को नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ए पे बॉडी बी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ऊपर की ओर, तो बॉडी बी के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ए लगाएगा नीचे की ओर। और ये इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो भाई अब देखते हैं इस सिस्टम के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकलेगी दोनों बॉडीज़ पे। तो अगर आप बॉडी ए की बात करें, तो अगर हम देखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा, इसको मैं वेक्टर लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। वेक्टर वी ए जो है 3 मीटर पर सेकेंड है +x डायरेक्शन में, तो इसे +3 लिख देता हूँ। और माइनस वी बी जो है वेलोसिटी ऑफ बी जो है -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे, क्योंकि ये -x डायरेक्शन में है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है -5 आ रही है। तो दोस्तों ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यह आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड +x डायरेक्शन में। तो बॉडी ए पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, उसकी डायरेक्शन होगी रिलेटिव वेलोसिटी, इस वाली रिलेटिव वेलोसिटी के, जो कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में, इसके अपोजिट लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी ए पे। अब बात करें अगर बॉडी बी की, तो दोस्तों ये अगर बॉडी बी है, यहाँ पे बॉडी बी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। हम देख सकते हैं वेक्टर वी बी जो है वो -x डायरेक्शन में है, तो -5 इसे लेंगे, माइनस वी ए जो है ये +x डायरेक्शन में है, तो इसे +3 लेंगे,
-+3। तो दोस्तों ये आ गया यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए -8 मीटर पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर 8 आ रहा है तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए -8 आएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये वेक्टर आ रहा है -8 यानी कि -x डायरेक्शन में। तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ए की वजह से, ये जो सरफेस कांटेक्ट पे था बी का ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट पे था ए के साथ, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो सेम होगी जो इसकी थी, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे निकालना है हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किसी दो सरफेसेस के बीच में जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच में आ रही हो। इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो चुका है और वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। उसकी डायरेक्शन आप इस मेथड से निकाल सकते हो और वैल्यू जो उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी μk/n। μk गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रिएक्शन n आपको फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पे ये है काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक ग्राफ जो है मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पे बताया था, जब स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पढ़ा रहा था। तो ये ग्राफ का ही का है, ये ग्राफ है। यहाँ पे आप लगा रहे हो एक एक्सटर्नल फोर्स F और यहाँ को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। तो दोस्तों पहले क्या होगा, जब कोई बॉडी मान लो कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है, बॉडी ए है इस सरफेस पर रखी हुई है, तो इस बॉडी ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे लगा रहे होंगे जो कि पहले इनिशियली रेस्ट पे थी किसी सरफेस के ऊपर। तो एक्सटर्नल फोर्स के साथ वेरिएशन फ्रिक्शन का उसका हम ग्राफ देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होगा। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा और फ्रिक्शन फोर्स इक्वली बढ़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के साथ, ये खुद को बढ़ाएगा ऐसे करके, जैसे लीनियर वेरिएशन आएगा। एक्सटर्नल फोर्स के साथ ये बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ेगा और इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के। जब तक स्लीपिंग नहीं हो रही होगी तो वहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। मान लो इस पॉइंट पे जो एक्सटर्नल फोर्स है F ये ज़्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से। अगर ये ज़्यादा हो गया, मैंने आपको बताया था अगर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो आप उसको अपोज करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो मोशन हो जाएगा रिलेटिव मोशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसके बाद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता और रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट पे मान लो जो एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है F, एक्स एक्सिस में मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिखाया हुआ है ये, और वाई एक्सिस में फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पॉइंट ए पे अगर ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट ए है, मान लो इस ए पॉइंट पे ये एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से, तो रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे। यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी F स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड होता है μs/n। तो इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और जस्ट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अगले पॉइंट पे आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सडनली ड्रॉप करेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे जस्ट एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ड्रॉप कर जाएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ग्राफ है आपका फ्रिक्शन का, एक्सटर्नल फोर्स के साथ इसका वेरिएशन कैसे होता है इस ग्राफ के थ्रू आप समझ जाओगे। तो दोस्तों फ्रिक्शन चैप्टर में इतना ही था। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा कभी जब टाइम मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। एक बार सर्कुलर मोशन को मैं आपको एनालिटिकल मेथड से समझाऊंगा जो कि वेक्टर वाला मेथड होता है, एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा। और उसके साथ ही कुछ पैरामीटर जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब भी आपको बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ और मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा मेरे वीडियोस से। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और देखते रहे मेरे वीडियोस को। थैंक यू।